नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, DIP डाइट एंड हेल्थ। इस प्रोग्राम में मैं आपका फिर से तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोशिश करते हैं एक ऐसे समुदाय से, एक ऐसे कम्युनिटी से कनेक्ट होने का जो हमें मदद कर सके दवाओं बीमारियों के इस जाल से निकलने में और इस जीवन को एक बेहतर और भी एक ज़्यादा बेहतर महत्वपूर्ण जीवन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल है एक सही एजुकेशन, एक सही इन्वायरमेंट, एक सही माइंडसेट, एक सही हैबिट्स और एक सही चॉइसेस को अपनाकर। सो मैं आप सबका फिर से वंदन और अभिनंदन करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जहां पे हम कुछ खास प्रश्नों को लेंगे और उसके कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीमारी का कारण क्या है। क्या बीमारी का कारण दवाइयां तो नहीं? क्या बीमारियों के क्रॉनिक होने के कारण वो प्रोटोकॉल्स तो नहीं जिसके द्वारा हम बीमारियों को दबा रहे हैं? क्या दवाएं ही हमारे बीमारियों को दबाने का काम कर रही है? वो क्या है जो हमें स्वस्थ बना सकते हैं? वो क्या है जो हमें हमारी स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं? हमारा स्वास्थ्य प्रकाश की जैसा है। प्रकाश के आते ही अंधकार दूर होता है, उसी तरीके से जब स्वस्थता आती है, शरीर स्वस्थ होता है, तो बीमारी खुद दूर हो जाती है। तो क्या दवाइयां हमें स्वस्थ बना सकती है? क्या ऐसे कोई रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च हैं जो ये साबित करे कि दवाओं से किसी की स्वस्थता बढ़ी है? स्वस्थता का मतलब कुछ सिम्टम का कम हो जाना नहीं है। स्वस्थता का मतलब है स्थिरता का आना। स्वस्थता का मतलब है विलुप्त हो जाना। भावों और विचारों के साथ अपने आप को स्टेबल कर देना। स्व और अस्त, स्वयं की स्थिरता को स्वस्थ बोलते हैं। आयुर्वेद उसे समान अवस्था में, बैलेंस के पोजीशन में, अपने दोषों को, अपने ऊर्जाओं को, वात पित्त और कफ, 3 ऊर्जाओं को समान रूप में लाना, आयुर्वेद उसे स्वस्थता बोलता है। शरीर में गंदगी की जमा होना बीमारी, टॉक्सिन्स को निकाल देना, या आरोग्य। नेचुरोथेरेपी शरीर में टॉक्सिन्स को बीमारी का नाम देते हैं और टॉक्सिन्स को निकालने की क्रिया को स्वस्थता का नाम देते हैं, सेहत का नाम देते हैं। तो क्या कोई भी मेडिसिन शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है या टॉक्सिन्स को बढ़ाता है? क्या कोई ऐसी क्रिया है जो अगर हम करें तो किसी दूसरे को इम्बैलेंस ना करें? क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो विदाउट साइड इफेक्ट की हो? और अगर विदाउट साइड इफेक्ट की मेडिसिन नहीं, शरीर में टॉक्सिन को बढ़ाने के बजाय उसका कोई दूसरा तरीका नहीं, तो आप इतना समझिए उससे हमारी बीमारियां भी बढ़ रही है। तो अगर आपके पास भी DIP डाइट से रिलेटेड या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। अपना नाम मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस सवाल को लेने का और लाइव उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने का। सो मैं आप सबका फिर से वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, मैड फ्री लाइफ के इस लाइव सेशन में, जहां पे हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को कैसे घरों में ठीक कर सके इसके बारे में सीखते समझते हैं और अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त रहने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। सो बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। एंड देन लेट मी टेक वन क्वेश्चन जो मुझे लास्ट सेशन में पूछी गई थी,
और सवाल ये था कि क्या DIP डाइट मुझे हमेशा के लिए लेना पड़ेगा। तो उनको ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर, ये 2 बीमारियां हैं। जब भी कोई बीमारी हमें होती है, बीमारी का मतलब जब हमें रिपोर्ट्स में लिख के आ जाता है आपको ये बीमारी है, ऐसे आयुर्वेद में तो कोई बीमारी बताई नहीं गई। उन्होंने भय के चीजों को बहुत सामान्य तरीके से रखा। भारत की जो संस्कृति है उसमें मृत्यु को कला बोला गया, तो मृत्यु का भय सबसे पहले हटा दी जाती है। भारतीय संस्कृति यही सिखाता है ताकि आप निर्भय होकर के जिएं। और जब डर खत्म हो जाती है शरीर से, मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, तो बीमारी का रोल कम हो जाता। तो आयुर्वेद ने बीमारियों के नाम नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वात, पित्त और कफ 3 इम्बैलेंस बताए बस। वो भी बोले ये दोष हैं, दोष, छोटा वर्ड है दोष। वात, पित्त और कफ ये 3 एनर्जी, और उसमें कुछ दोष आ जाने के कारण शरीर इम्बैलेंस हो गया है। यानी नॉर्मली अगर किसी को भी बताया जाए तो ये बात समझ में आती है कि बैलेंस किया जा सकता है। अगर कुछ चीज इम्बैलेंस हो गई है तो बैलेंस की जा सकती है। और जो नेचुरोपैथिक तरीका है, उन्होंने तो बताया शरीर में गंदगी का जमा होना बीमारी है, बस एक ही डेफिनेशन, एक ही बीमारी। उन्होंने भी कोई नाम नहीं दिए। बीमारियों की नाम की जो प्रथा चली और नामांकन इतने जोर शोर से की जाने लगी, सिम्टम्स के आधार पे बीमारियों का जो क्लासिफिकेशन, ये CDC नाम की एक संस्था है वो करती है। और आज तक उन्होंने 8500 से ज़्यादा बीमारियों को क्लासिफाई कर चुके हैं, उनका नामांकन कर चुके हैं, उनके सिम्टम्स को राइट की जा चुकी है, उनके पैरामीटर्स को बनाई जा चुकी है, उसके हिसाब से उसके केमिकल कॉम्पोजिशंस को डिफाइन किया जा चुका है, उसकी क्या मेडिसिन होगी, उसका क्या प्रोटोटाइप होगा, किस तरीके से कौन मेडिसिन बना रहा है, सारी की सारी चीज़ें बन चुकी है। अब ऐसे बड़े बड़े बीमारियों के नाम हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजन का मतलब है स्पष्टता को कम करते हैं, क्लैरिटी को धुंधला करते हैं। जब क्लैरिटी कम होती है तो बीमारी ऐसे भी बढ़ती है, वो चाहे शारीरिक तल की हो या मानसिक तल की हो। सो इस बात को समझ लेना कि बीमारी का नाम समझकर बीमारी के ऊपर उसे ठीक करना, या इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपको सपोज कोई जगह पे जानी है, सपोज मुझे दिल्ली जानी है, तो क्या मुझे जरूरी है कि मैं हर एक रास्ते का नाम जानूं? किस किस गली से गुजरते हुए मैं दिल्ली पहुंचा, किस किस स्टेट से गुजरते हुए मैं दिल्ली पहुंचा, क्या वो हर एक स्टेट, हर एक स्टेप को जानना जरूरी है मेरे लिए, या दिल्ली शब्द ये काफी है? तो यही इम्बैलेंस है। मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है बीमारी का नाम भी जानिए, उसके कारणों को जानिए, उसके लक्षणों को जानिए, उसको ठीक करने के लिए प्रोटोकॉल्स को जानिए, सारी चीज़ों को आपको जाननी है, तब जाकर के आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। जबकि मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है आपको सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बैलेंस रखना है, आप पहुंच जाएंगे। और जिसको हम नेचुरोपैथ बोलते हैं, वो बोलता है एक ही चीज़ आपको जाननी है कि आपको पूछना कैसे। इफ़ यू नो व्हाट टू आस्क एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, तो आप पहुंच सकते हो। तो शरीर की खुद की एक लैंग्वेज है, शरीर उस लैंग्वेज के थ्रू आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहता है, हर पल बताता है। भोजन लेने के पहले भी वो बता देता है कि ये लेने लायक है या नहीं, लेने के बाद भी वो बताता है कि आपने जो लिया वो अच्छा था या नहीं,
हर एक एक्शंस के, खास रूप से जब वो स्वास्थ्य की बात आती है, स्थिरता की बात आती है, तो जो भी चीज शरीर को अस्थिर करे, शरीर उसके बारे में कुछ ना कुछ तो बता ही देता है। हम उसे माने इग्नोर करें, वो हमारी खुद की चॉइस, वो हमारी खुद की हैबिट, लेकिन शरीर बता तो देता है। सो ये पूरी जर्नी ऐसी होनी चाहिए हमने कि ये जीवन दवाओं और बीमारियों से मुक्त रहे, और उसके लिए 3 बड़े मेजर चीज़ों को सीखना है हमें। और पहली चीज़ है पोषण। पोषण यानी भोजन, भोजन यानी एक्यूमुलेशन ऑफ आवर बॉडी। तो जिस चीज़ से हम शरीर को बना रहे हैं वो सही मटेरियल होना चाहिए, सही पोषण और सही श्रम। जो शरीर हमने बनाया, उससे जो हम श्रम करें, उससे जो मेहनत करें, वो सही जगह पे लगनी चाहिए। वो एक पॉजिटिव मतलब सपोर्टिव, मतलब दूसरों के उपकार के लिए, परोपकार के लिए, नेचर को ना डैमेज करते हुए, दूसरों को ना डैमेज करते हुए, ये पूरा श्रम जो है उसके ऊपर होना चाहिए। और तीसरा विश्राम। ये 3 चीजें हैं, पोषण, श्रम और विश्राम, जो हमें चाहे तो स्वस्थ बना सकती है, चाहे तो पूरी तरह अस्वस्थ बना सकती है। और इसी भाव के साथ मैं पहला सवाल लेता हूं। रवि जी का सवाल है, सो लेट मी टेक हिज क्वेश्चन। माई नोज आर ब्लॉक्ड, sometime left, sometime right, because of cold which I had year before. Because of that I have headache. So what are the remedies for that? तो रवि जी, नोज का ब्लॉक होना ये बॉडी का एक ट्रिगर है। जब शरीर किसी चीज के लिए ऐसा ट्रिगर क्रिएट करता है, ऐसा प्रोजेक्शन होता है कि शरीर के अंदर एक डैमेज हो सकती है किसी चीज से, उस रास्ते को बंद कर देता है। जैसे अगर कोई चीज उधर से आए तो आपकी आंखें बंद होगी, इसका मतलब नहीं है कि आंख खराब हो गया। एक कुछ ऐसी ट्रिगर आपको मिलेगी कि कुछ तो आ रहा है उड़ता हुआ, मेरे आंख से टकरा जाएगा और आंखें बंद हो जाएगी। तो ये शरीर का खुद का बचने का तरीका है। तो उसी तरीके से जब मौसम बदलती है, जब मौसम बदलते हैं तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, मौसम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, हमारा वातावरण बदल जाता है। हमारे वातावरण में हवा, मॉइस्चर, गर्मी, ये सब चीज़ों का पैरामीटर बदल जाता है। और जब ये पैरामीटर बदलते हैं तो शरीर, जब ये पैरामीटर बदलते हैं तो अलग अलग जम्स, इन्वायरमेंट में अलग अलग जम्स पैदा होते हैं। जैसे बारिश में बहुत जगह घास उग जाती है, वैसे ही इन्वायरमेंट में, हवाओं में बहुत सारा जम बढ़ जाते हैं। बारिश के मौसम में, ठंडक के मौसम में जो जम्स ठंडक में जिंदा रह सकते, जो जम्स बारिश में जिंदा रहते, जो जम्स गर्मी में जिंदा रहते, उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। सो जब मौसम बदलता है तो जम्स शिफ्ट हो जाते हैं, जम्स अलग अलग आते हैं। और उस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि नाकों के द्वारा, मुंह के द्वारा जम्स हमारे बॉडी में चले जाएं, और बॉडी को अगर ऐसा सेंस लग गया कि ये सारे जम्स बॉडी के अंदर डैमेज क्रिएट कर सकते हैं, तो वो पहला काम करती है कि उसको बाहर ही स्टॉप कर दे। और उसके लिए सबसे पहले वो बंद करती है, वो कफ लेके आती है, वो जाम करती है, वो उसको ब्लॉक करती है। और देन इन बिटवीन बॉडी अपने अंदर की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है। और जैसे जैसे वो इम्प्रूव हो जाता है तो आपको ये प्रॉब्लम वो रिलीज कर देती है। इट इज़ लाइक कि जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जाते हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को रिलीज कर सकते हो। सो एक बात तो पक्की है कि इंटरनली बॉडी का जो शिफ्टिंग टाइम है वो स्लो है, अदरवाइज ब्लॉकेज नहीं होगा। जितना जल्दी मौसम बदलता है उतना जल्दी बॉडी अपना कलर बदल लेता है अंदर से, उसकी कैपेसिटी चेंज होनी चाहिए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आपको बेहतर करने के लिए सही पोषण, सही श्रम और सही विश्राम, ये 3 चीज करनी चाहिए। तो रवि जी, किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है, हालांकि मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको इमीडिएट रिलीफ देगी,
पर ये रिलीफ इस सीजन की होगी, अगले सीजन में ये ना हो, इसके लिए आपको अभी से काम करनी है। आज मैं पास हो गया, अगला साल फिर से पास हूं, उसके लिए पढ़ाई हमें अभी से करनी पड़ेगी। और आपकी जीत भी तभी है जब अगले सीजन में ये प्रॉब्लम आपको कम हो, ना कि इस सीजन में आपने ठीक कर दिया, अगले सीजन में इससे ज़्यादा बढ़ के आया, अगले सीजन में और ज़्यादा बढ़ के आया। इस सीजन में आपने 1 गोली खाई, अगले सीजन में 2 गोली खाई, और उसके अगले सीजन में गोली काम नहीं कर रही। तो लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, और मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, और मैं हर एक दिन एक ऐसे सवाल को थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ ताकि हम चीज़ों को समझ सकें, डीप में समझ सकें शरीर कैसे काम करता है। आप समझिए, एक छोटी सी नाक में अगर बाल चली जाएगी तो बॉडी उसको निकालने के लिए 8, 10, 12, 20, 25 छींक लेके आता है, और छींक छोटी ताकत नहीं होती। 300-400 किलोमीटर की स्पीड से पूरे बॉडी की हवा, आंख, नाक, कान सब बंद हो जाते हैं, पूरी ध्यान, दिमाग सब बंद हो जाती। इतनी ताकत से छींक निकलती है ताकि वो जम्स, वो धूल, वो कण, कुछ बॉडी के रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाने वाले, बॉडी को ऐसा लगा कि कुछ जाएगा तो डेंजर होगा, उसको निकालने के लिए इतनी ताकत लगाता है। तो अगर नोज के एरिया में कुछ ऐसा अगर ट्रिगर बॉडी को मिलेगा तो डेफिनेटली वो जाम करेगा। अब काम क्या करनी है? अब ये काम करनी है, पोषण हमेशा सही रखनी है ताकि स्विचिंग आसान हो। अपने भोजन में हर दिन 60 to 70% नेचुरल फूड रखिए, नेचर का सामान रखिए। तो इस मौसम में मिलने वाली, जैसे जैसे मौसम बदलता है, मौसम में जो फल और सब्जियां मिलती है, वो फल और सब्जियां आप खाएंगे तो जैसे ही बॉडी में वो फल और सब्जियां जाएगी तो उस मौसम, सारी चीज़ें लिंक्ड है। नेचर ने बहुत ही, जिसको बोलते हैं, होल प्लान दिया है। तो मौसम के हिसाब से जब आप खाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी को उसका ट्रिगर पहले ही मिल गया और वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, रेडी कर लेगा। तो बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहेगा। तो मौसम का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कम से कम जिस भी मौसम में आप हैं, 60% to 70% आपका फूड उस मौसम की रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। इफ यू डू इट फॉर नेक्स्ट 10 days, आप देखेंगे कि आपकी सर्दी खांसी नॉर्मल हो गई। जस्ट ईट द सीजनल एंड रीजनल फ्रूट्स। तो आप जिस भी रीजन के हैं उस रीजन का फ्रूट खाइए, क्योंकि उस रीजन के, उस मौसम में उस फ्रूट को पता है क्या है, और उस फ्रूट का कोडिंग आपके बॉडी को पता चलेगा। और ये एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है कि एवरी फूड हैज अ कोड एंड बॉडी कैन अंडरस्टैंड। गुंटूर ग्लोबल, ये है साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए। सो ये हो गई पहली चीज। दूसरी, इस पर्टिकुलर एरिया को टेम्पररीली रिलीफ करने के लिए, नेचुरोपैथिक तरीके बताए गए हैं। तो आप नॉर्मल स्टीम ले लीजिए। स्टीम बात नहीं लेनी है, सिर्फ नाकों से लेनी है। तो एक पतीले में पानी डालिए, उसमें 1-2 लौंग डाल दीजिए, और फिर कपड़े से, टॉवेल से ढक करके 5-10 मिनट का स्टीम अंदर जाने दीजिए। खींचनी भी नहीं है, रोकनी भी नहीं है, नेचुरल तरीके से जाने दीजिए। देन वो सारी चीज़ें निकल जाएगी। कुछ विटामिन सी की कैपेसिटी इंप्रूव करने से जो अंदर का जो पहला लेयर है वो बॉडी की इंप्रूव होती है, बेटर होती है। तो आप नींबू, ये सारी चीज़ें खाएंगे तो ऐसा लगेगा सर्दी बढ़ गई, लेकिन सर्दी खत्म भी हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। समटाइम राइट बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिल्कुल। सो ये हो गए 2 काम जिससे ये वाला पोर्शन आपका ठीक हो जाएगा। कभी कभी वही कफ इधर तक आ जाती है तो सर भी दर्द होता है। तो सर में आप रात में गर्म तेल हल्का लगा सकते हैं, अपने सर की मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। शरीर के अंदर बिना कुछ डाले बाहर से आप शरीर को अगर ठीक करने में मदद करते हो तो उससे अच्छा कोई तरीका नहीं। ये सबसे विशुद्ध, ये सबसे शुद्ध निर्दोष पद्धति कहलाती है, जो आपके अंदर दोष को बढ़ने नहीं देगा। अंदर बिना छेड़े हुए बाहर से हमने ठीक करनी है। और वही एक तरीका है
गर्म पानी में लौंग डाल करके आप स्टीम ले सकते हैं। सर को हल्का मसाज दे करके, ऑयल मसाज दे करके आप सर दर्द को ठीक कर सकते हैं। पर आपने चेक करनी है, सर दर्द में एक दूसरा बड़ा कारण होता है पेट की गैस। तो पेट साफ होनी चाहिए। पेट में गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, ये 3 महाकाल हैं। ये समझ लीजिए यमराज है हमारे शरीर को। ये आए ही हैं स्नेह स्नेह करके शरीर को मारने के लिए। तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेट साफ रखने के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना हम लड़ाई खाना खाने के लिए करते हैं, जितना ध्यान हम खाना खाने के लिए करते हैं, उससे 2 कदम ज़्यादा ध्यान गंदगी को निकालने के लिए हमें करनी है। और यौगिक पद्धति में तो बताया गया है, ब्रीदिंग की टेक्निक्स में बताई जाती है कि जितना लंबे समय तक आप सांस लेते हो उससे थोड़ा ज़्यादा, अगर आप 4 काउंट में सांस लेते हो तो 6 काउंट में, 8 काउंट में सांस को बाहर निकालना। बाहर निकालने के ऊपर ज़्यादा प्रक्रियाएं हैं, ज़्यादा ध्यान दी गई है। पूरी यौगिक पद्धति बाहर निकालने के ऊपर, शरीर के अंदर की टॉक्सिन्स को निकालने के ऊपर बताई गई है। तो ये हो गया आपका सर दर्द के लिए उपाय। अब कुछ काढ़े हैं, उसको अगर आप नॉर्मल अदरक अगर आप चबाते हैं, हल्दी अगर चबाते हैं, ये सारे के सारे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आप थोड़ा लेकर के चबाइए अदरक को। तुलसी के पत्ते, अदरक, इसका आप गरम गरम चाय के जैसा बना करके काढ़ा पी सकते हैं। ये आपके दोनों पोर्शन को ठीक करने में काम करेगा। तो सर्दी, खांसी और सर दर्द, ये दोनों तीनों में आराम आपको देगा। तो जो ऐड आती है ना, सर दर्द, बंद नाक, बॉडी पेन, सब में तीनों में आराम, बस एक सैराडॉन और कौन सी ऐड आती है, तो वो सब काम एक ही जगह पे कर जाएगा। उसके लिए आपने तुलसी के पत्ते लेने हैं, काली मिर्च लेनी है, अदरक लेनी है, सबको मिक्स करके उसका काढ़ा बनाइए। 200 ml पानी में डाल के उसको सुखाइए। 100 ml जब बच जाए तो फिर आपने उसे धीरे धीरे चाय के जैसा पी लेनी है। उसमें आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं या तो फिर हनी भी डाल सकते हैं, जैसा आपको स्वाद लगे। या तो इसके बिना अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही डिटेल में हमने नोज के ब्लॉकेज, उसके कारणों को और उसको ठीक करने के तरीकों को समझा। होपफुली आपको ये बेनिफिशियल हुआ हो। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो रूट को ठीक किए बगैर अगर हम फ्रूट को ठीक करने जाएंगे तो पूरा का पूरा पेड़ धीरे धीरे काटना पड़ेगा। क्योंकि जिस डाली पे फ्रूट खराब होगा, हमें लगेगा ये डाली खराब है, हम डाली काटेंगे, दूसरी डाली में फिर से फ्रूट आएगी, वो भी खराब। हर एक डाली, हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट बॉडी की काट दी जाएगी। और यही हो रही है। लगभग 3.5 लाख करोड़ का सर्जरी का बिजनेस है। 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च की जाती है सर्जरीज पे। लगभग 15 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है मेडिसिन के ऊपर। और लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ का इंजेक्शंस हम अपने बॉडी के अंदर डाल लेते हैं। तो 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अपने स्वास्थ्य पे करने के बावजूद भी हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, दवाओं का दुष्प्रभाव। दवाओं का ऐसा दुष्प्रभाव जो हमें और भी ज़्यादा बीमार बना दे। अभी मैं नेक्स्ट सवाल लूंगा सागर जी का, और ये है चिकनगुनिया हो गया तो क्या करें सर? चिकनगुनिया हो गया तो कुछ भी नहीं करनी है एक्स्ट्रा। उसके जो सिम्टम्स हैं, उसको सिम्टम्स को कुछ दिनों के लिए मैनेज करने के लिए काम करनी है। सिम्टम्स ठीक तो वो चिकनगुनिया हो या नॉर्मल या एडिशनल या बहुत टफ कोविड-19 हो, सब चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं।
तो चिकनगुनिया में 2-4 अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। उसमें एक सिम्टम है जॉइंट्स में दर्द होना, फीवर होना। तो फीवर के लिए सागर जी बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है। अगर 102 से ऊपर अगर फीवर रहती है तो आपने पट्टी लगानी है पेट में, सर में और पैरों में। लगातार पट्टी लगानी है तब तक जब तक कि आपका फीवर कम ना हो जाए। एक बेसिक काढ़ा है, आप ज्वर नाशक क्वाथ करके मिल जाएगी पतंजलि के स्टोर में, वो ले सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स ले करके वही अदरक और काली मिर्च, ये सब चीज़ों की है उसमें। छोटी इलायची, बड़ी इलायची सब मिली हुई है। साथ में गिलोय और मुलेठी, ये सब चीज़ें डाली हुई है। तो ये काढ़ा लेना है लगातार। ये आपके जॉइंट्स को भी लूज करेगा। बोलते चिकनगुनिया के जो अटैक होते हैं वो जॉइंट्स को स्टिफ बना देते हैं, तो उसको लूज करेगा वो। सो लूज करने के लिए दूसरा एक जो आसान अच्छा तरीका है वो है आपको घर्षण करना। अपने ही हाथों से वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी दर्द है उसको आपने अपने हाथों से रगड़नी है। अपने शरीर की गर्माहट जो स्टफनेस है, किसी भी स्टिफनेस को लूज करता है। तो बहुत ही सामान्यता के साथ आपने काम करनी है, थोड़ी मेहनत करनी है, दवाओं के जंजाल में नहीं पड़ना है, वो और डैमेज करते हैं। सो ऑयल थेरेपी करनी है, मसाज करनी है, ऑयल लगानी है, सरसों का तेल। अगर मौसम ठंडा है तो गर्म करके, अगर मौसम गर्म है तो ठंडा तेल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब रगड़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा गर्माहट आ जानी चाहिए। सही डाइट प्लान लेनी है। अगर पॉसिबल हो तो अगले 3-4-7 दिन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जूस लीजिए। फर्स्ट 2 डेज 3 डेज के लिए जूस लीजिए, कोई भी जूस जो आपका रीजनल हो उस समय का, जिस समय आपको ऐसा तकलीफ हुआ है उस समय जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है उसके जूसेस पीजिए। नारियल पानी पी सकते हैं। और अगले 2-4-10 दिन के लिए आप कोई भी पकी हुई चीज़ों को छोड़ करके आप रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स में आप कच्चा खाइए। इससे होता क्या है, इससे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। शरीर के एक एक सेल के अंदर एक अच्छी ऊर्जा जमा होती है और अपने आप को हील करने में उनको सपोर्ट मिलता है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उससे जो ऊर्जा बनती है शरीर उसी का उपयोग करता है अपने शरीर को ठीक करने में। तो ये बहुत सिंपल तार्किक बात है कि जब हम सही चीज़ लेंगे शरीर में तो सही एनर्जी बनेगी और सही एनर्जी सही तरीके से कम समय में प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती है। तो तर्क ये नहीं है कि हमने कच्ची चीज़ें खानी है क्यों या पक्की चीज़ें खानी है। खाने के लिए हम दोनों खाएंगे, लेकिन आप सोचिए एक में उतना ही क्वांटिटी में ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, इजीली बॉडी उसको डाइवर्ट कर पाएगा, कन्वर्ट कर पाएगा, डाइजेस्ट कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, एसिमिलेट कर पाएगा और यूज़ कर पाएगा। अब मैंने आपको अगर मैं आपको, आपने बोला मुझे एक नोटबुक ला के दो और मैं आपको एक बम्बू का पेड़ ला के दे दिया, आपके कोई काम का नहीं। आप बम्बू के पेड़ को कन्वर्ट करेंगे कागज़ में, नोटबुक में, और एक मैं डायरेक्टली आपको नोटबुक ला के दे दिया, तो इट इज़ ईजी टू यूज़। तो जो भगवान का जो खाना है वो बॉडी के लिए ईजी टू यूज़ है, उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती, तो बहुत आसानी से उसे वो यूज़ करना शुरू कर देता है। और जैसे ही यूज़ करता है तो शरीर के अंदर क्रांति होती है, शरीर के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, और जितना बेहतर प्रभाव पड़ेगा उतना जल्दी शरीर स्वस्थ होगा। तो बातें आसान है, बातें समझने योग्य है। अगर हम इसको समझ करके अपने शरीर के ऊपर काम करें तो इससे बेहतर कुछ भी अच्छा नहीं कि हम अपने आप को दवाओं से, बीमारियों से मुक्त रखें, अपने आप को
इन्फॉर्म्ड रखें, अंधेरे में ना रखें। अंधकार हमें डिगा देगी, अंधकार हमें दवाओं की ओर, स्पॉन्सर्ड इंफॉर्मेशन, स्पॉन्सर्ड दवाएं अकेली चीज है जो बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्ड है। जहां स्पॉन्सरशिप वाली बात आती है वहां पे बिजनेस ज्यादा खड़ा होता है, और जब बिजनेस आती है तो फिर प्रॉफिट की बात आती है। फिर प्रॉफिट, और अभी के समय में प्रॉफिट और साथ में मोरालिटी, नैतिकता, दोनों साथ में नहीं चलती। अगर हम नैतिक काम करें तो प्रॉफिट को छोड़ना पड़ता है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन अभी की जो युग है, अभी का जो समय है, वो इसी मोड़ पे आया हुआ है। तो इसके लिए हमें बच के रहने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को, अपने परिवार को बचाने की ज़रूरत है। सागर जी, होपफुली मैंने बता दिया, इतना ही काम है। आपने वो सब चीज़ें कीजिए, ऑयल थेरेपी लगाइए और सही खाना, सही फूड, जूस थेरेपी का यूज़ कीजिए और फल और सब्जियों को खाइए। इतना से ही आराम हो जाएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कनेक्ट होइए, डेफिनेटली मैं कंसिस्टेंटली यहाँ पे हूँ आपको इंस्पायर करने के लिए, हेल्प करने के लिए। देन ऑल्सो वी हैव अ प्रोग्राम, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 20 सिम्टम्स को कैसे मैनेज किया जाए। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, फीवर हो गया, वीकनेस हो गया, स्मेल चला गया, टेस्ट चला गया, उसके अलावा ब्रीदिंग की इशू हो रही है, अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ये सब वीकनेस हो गई, ये सब चीज़ों को कैसे हम घरों में ठीक कर सकते हैं, ताकि हमें पता है कि मेरे पास दवा है। तो ये सारी चीज़ों की पूरी क्लियरिटी की एक वीडियो ट्यूटोरियल्स बनी हुई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसे ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए MAD, मेडिसिन एंड डिजीज़ फ्री लाइफ, MAD मैड, मेडिसिन एंड डिजीज़ फ्री लाइफ कम्युनिटी। तो हम आपको कम्युनिटी का लिंक भेजेंगे, गो ज्वाइन, बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, हेल्प अदर्स, इंस्पायर योर सेल्फ एंड लीव मैड फ्री, लीव मेडिसिन एंड डिजीज़ फ्री लाइफ। सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरू वालिया जी का सवाल है, गुरुजी लेफ्ट आईब्रो के ऊपर पेनिंग एंड लेफ्ट गर्दन के पीछे। नीरू जी, कुछ नहीं करनी है, 3 उंगलियों को एक करनी है और इस तरीके से आपने मालिश कर लेनी है। आपके गर्दन के ऊपर, आपके आईब्रो के ऊपर, इस तरीके से आप 5 मिनट 8 मिनट इस तरीके से आप अपने खुद से या किसी और के थ्रू ये 3 उंगलियों को ठीक करनी है। तीनों में 3 अलग अलग ऊर्जाएं हैं, ये स्ट्रांग ऊर्जा, ये अग्नि ऊर्जा, ये वायु ऊर्जा। तो इस तरीके से आपने 1 2 3 पूरे के पूरे गर्दन तक को किसी दूसरे के थ्रू भी, फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा स्लो, सेकंड में थोड़ा सा दबा के और थर्ड में थोड़ा और दबा के, इस तरीके से आप करेंगे। ये बाहर से ही ठीक हो जाएगा। आप यहाँ पे ठंडे पानी का पट्टी लगा सकते हैं, ठंडे गर्म पानी का अल्टरनेट पट्टी लगा सकते हैं, गर्दन में भी लगा सकते हैं, तो पेन खत्म हो जाएगी। लेकिन पेन हो क्यों रही है वो कारण ढूंढना है और उसका रूट रीजन ढूंढना है। तो आपका पोस्चर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि पोस्चर गलत होने पे ब्लॉकेज होती है और ब्लॉकेज होने से दर्द होता है। तो दर्द का कारण आयुर्वेद बताता है वात, मतलब गैस का रुक जाना दर्द का एक बड़ा कारण है। तो अपने पोस्चर्स को देखिए, आप किस तरीके से, किस पोस्चर में आप बैठते हैं, किस पोस्चर में आप पढ़ते हैं, क्या पोस्चर है, गर्दन टेढ़ी तो नहीं है, आपका स्पाइन सीधा तो नहीं है, क्या ज़बरदस्ती आप बॉडी को एब्यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, आपको नींद आ रही है और आप ज़बरदस्ती देखे जा रहे हैं मोबाइल और आपको सुबह सुबह उठने की ज़रूरत है लेकिन आप सोए हुए हैं। तो आपने पोस्चर को ठीक करनी है, सुबह दोपहर शाम। हमारे ऋषियों ने पूरी ज़िंदगी लगा दी कि किस पोस्चर में बैठा जाए तो वो बेस्ट है, और हम उसे लग्जरी के रूप में समझते हैं। तो लग्जरी इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर को न लग्जरी चाहिए, शरीर लग्जरी के लिए बनी नहीं, मन को लग्जरी चाहिए। और इससे थोड़ा निकलनी है,
ये छोटा क्रिया कीजिए और बताइए, अगले 10-15 मिनट में आपका दर्द ठीक हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है वो। प्लीज मेंशन योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। माइग्रेन से पीड़ित हूं 6 साल से, उल्टी हो जाती है, गर्दन तक दर्द रहता है। सो हमारे पास एक 90 डेज का पर्सनल केयर प्रोग्राम है, पर्सनल केयर प्रोग्राम PCP, उसको ज्वाइन कीजिए आप। माइग्रेन के दर्द का कनेक्शन पेट से है, गैस से है, ट्रिगर्स से है, एलर्जीज से है। तो क्या कारण से आपको ये दर्द हो रही है, वो रूट रीजन को आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप उस चीज से बचें। और दूसरी, अगर वो हो ही गई, धूप लगी और सर दर्द शुरू हो गया, आपको मालूम पड़ गया धूप से मुझे सर दर्द होती है, तो कैसे उसे ठीक करना है वो प्रोटोकॉल आपको सीखनी पड़ेगी। तो शरीर के अंदर जो ट्रिगर के पॉइंट है, वो ट्रिगर के पॉइंट को आपको सब ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो 90 डेज में आप अपने आप को कैपेबल बना पाएंगे उन सारी विधियों के द्वारा कि आप कैसे, किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करनी है, ताकि अगर अटैक आया तो आप उसे ठीक कर लें बिना दवाओं के, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ना हो और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होते जाए, और अगले 6-8 महीने 1 साल के बाद आपका माइग्रेन नाम की कोई चीज़ आपके पास थी भी, वो ख़त्म हो जाए। तो ये पॉसिबल है सही श्रम, पोषण, भोजन, विश्राम, सबका कॉम्बिनेशन से। इसकी कोई दवा नहीं, कोई दवा आज तक बनी नहीं। एक भी पेशेंट नहीं जिसको दवा खिला करके माइग्रेन ठीक कर दी गई हो। दवा सिर्फ इसलिए देते हैं कि जब दर्द है वो दर्द को कम कर दे, अगली बार तो फिर आएगी ही। वो आपको भी मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है, अगली बार आएगी तो दूसरी दवा खाई जाएगी और फिर आएगी और फिर दवा खाई जाएगी। तो कारण को सॉल्व किए बगैर आपने अपना नाम नहीं दिया तो आप किसी भी अंधे ट्रिक में मत पड़े। एक नॉर्मल सॉल्यूशन में बताने के लिए बता देता हूँ। जब भी आपको दर्द हो, टॉवेल को भिगाइए, ठंडा पानी करके अपने सर के ऊपर लगाइए, 5 से 10 मिनट रखिए, थोड़ा ठंडा हो जाए ब्रेन, किसी शांत कमरे में लाइट वगैरह बंद करके आपके पसंद की नॉर्मल म्यूजिक बजाइए और उस म्यूजिक के साथ अपने शरीर को जाने दीजिए, बहने दीजिए। सब फ्लो, एनर्जी का फ्लो जब नॉर्मल हो जाएगा, दर्द गायब हो जाएगी। तो ये हो गया टेम्पररी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो आप मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन के जगह पे ये एक्टिविटी आपका मेडिसिन का काम करेगा। तो ये हो गई मेडिसिन आपकी। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आपको PCP ज्वाइन करना है, और अगर आपको पर्सनल केयर प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए PCP, पर्सनल केयर प्रोग्राम, PCP। अंजलि गर्ग जी, सर मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई है, लेग्स में भी पेन रहता है। 1 ईयर पहले सीढ़ी से गिर गई थी कमर पर, क्या करूं? डिस्क की एक्सरसाइज भी की 3-4 दिन से, पर ठीक नहीं हो रहा। तो अंजलि जी, जब प्रॉब्लम ऑर्गन और ऑर्गन के चोट की है तो उसमें समय लगेगा, और आपने इसको जितनी भी बार दवाओं से दबा कर इन्फ्लेमेशन को कम किया है, चोट के बाद शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है। मैं अगर यहाँ पे मारूं तो यहाँ पे चोट लगेगी, तो यहाँ पे सूजन होगी, और उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के पहले शरीर ने उसे, जब तक वो ठीक नहीं होगी, इस पूरे प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व नहीं कर लेगा शरीर, तब तक वो इन्फ्लेमेशन रहेगी। क्योंकि जब तक इन्फ्लेमेशन है
तब तक बॉडी को ये इंडिकेशन रहता है कि यहां पे मुझे काम करनी है। लेकिन हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेकर के, सिर्फ मेडिसिन जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जो केमिकल मेडिसिन हैं, जो नेचुरल मेडिसिन हैं, वो इन्फ्लेमेशन को अगर हम कम करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करके कम करते हैं, शरीर को सपोर्ट देके कम करते हैं। तो अगर आपने दवाएं खाई है एंटी इन्फ्लेमेशन वाली और इन्फ्लेमेशन कम हो गया और दर्द कम हो गई ऐसा लगा, तो वो बार बार आएगी और आपको तकलीफ देके जाएगी। तो नेचुरोपैथिक तरीके से अगर आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो दर्द तो बढ़ के आएगी और धीरे धीरे ठीक करेगी। जो मेन प्रॉब्लम था वो रूट प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सही पोषण लेनी पड़ेगी, लंबे समय तक सही पोषण लेना पड़ेगा। तो सही भोजन लीजिए, डीआईपी डाइट को फॉलो कीजिए और सही तरीके से कीजिए। कुछ खास अगर आपको करनी है तो इतना ही रखिए कि आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, सीधा रखिए, और छोटे छोटे बहुत ही हाई इंटेंसिव कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब शरीर बीमार हो, जब शरीर में इन्फ्लेमेशन हो, तो शरीर में एक हल्की सिर्फ लचक देनी है, एक मोड़ देनी है, या जिसको हम बोलते हैं एक मूवमेंट देनी है। तो शरीर को एक्सरसाइज जैसी कोई चीज़ शरीर को नहीं मालूम, शरीर को एक ही चीज़ मालूम है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, और शरीर में मूवमेंट। तो एक हल्का मूवमेंट दीजिए ताकि बॉडी के अंदर रुके हुए जितने भी लिम्फेटिक नर्व्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाएं, वो वेन्स एक्टिवेट हो जाएं और बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सके। अब एक छोटा टेम्पररी रिलीफ शायद आपको दे दे, और ये नेचुरोपैथिक तरीका हम अपनाएंगे, और उसमें आपको सादे पानी की पट्टी लगानी है जहाँ पे भी दर्द है। तो ठंडे पानी की पट्टी लगाइए, 10 मिनट रखिए, और इसे आप दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं, क्योंकि जब जहाँ पे आप पट्टी लगाएंगे वहाँ पे ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होगा, और ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होने से वहाँ पे हीलिंग जल्दी होगी। लेकिन हीलिंग तब बेहतर होगी जब ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी, और इसके लिए मैंने बोला आप सबसे पहले सही भोजन लेना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप सही भोजन एक 3, 4, 6 महीना के लिए लेंगे तो आपका पूरा ब्लड एक पावरफुल क्वालिटी की ब्लड बन जाएगी, और फिर वो हीलिंग बेहतर कर पाएगा। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वो है। शॉर्ट टर्म आपने पानी की पट्टी लगानी, सरसों का तेल लेकर के आप रब कर सकते हैं, घर्षण थेरेपी कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, थोड़ा फिजियो कर सकते हैं, और बॉडी को छोटा हल्का हल्का मूवमेंट दीजिए। इस तरीके से कोशिश कीजिए कि आप आगे की ओर ना बेंड होकर के पीछे की ओर बेंड पोजीशन में रहें, और आराम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। सो लेट्स कनेक्ट फॉर अनदर क्वेश्चन। वेट बढ़ाने के लिए क्या करें? रमेश पांडे, मुंबई। वेट बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपके हाजमे को ठीक कीजिए, आपके डाइजेशन को ठीक कीजिए रमेश जी। तो डाइजेशन ठीक नहीं है आपका खाना जाता है और निकल जाता है। खाना डाइजेस्ट होना एक बात है, तो पहले डाइजेशन को ठीक कीजिए। उसके लिए आपको सही खाना खाना पड़ेगा। सो डीआईपी डाइट खाना शुरू कीजिए, और उसके बाद फिर डाइजेशन ठीक होगा तो एब्जॉर्प्शन ठीक होगा। जब बॉडी एब्जॉर्ब करने लगेगी तब आप देखेंगे आपके बॉडी में बदलाव होने लगेगा। अगर शरीर को वेट बढ़ाने की ज़रूरत होगी तो वेट बढ़ाएगा, अगर कम करने की ज़रूरत होगी तो कम करेगा। बॉडी को वो बैलेंस करेगा। तो शरीर का वेट बढ़ाना और वेट कम करना मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद है शरीर को स्वस्थ रखना, जिससे आपका शरीर स्फूर्तिवान रहे, तंदुरुस्त रहे, उसमें दवाओं की ज़रूरत ना हो, और आप बेहतर, हल्का और ऊर्जावान महसूस करें। सो बहुत ही सिंपल है। आप डीआईपी डाइट पहले स्टार्ट कीजिए खाना। पहले बॉडी के अंदर की कैपेसिटी को, डाइजेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव कीजिए। आपका कॉन्स्टिपेशन साफ होना चाहिए, आपको एसिडिटी, गैस नहीं होनी चाहिए। ये बॉडी में खाना को लगने नहीं देते, या लगे हुए
बॉडी को ठीक नहीं होने देते। तो जो मोटा और पतला होना दोनों का कारण एक ही है, शरीर की डाइजेशन वीक होना। कभी कभी डाइजेशन वीक होने के कारण बॉडी में कुछ खाना लगता नहीं, और दूसरा डाइजेशन वीक होने के कारण थोड़ा भी खाना लगता है तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, उसे एक्यूमुलेट करके रखने लगता है, तो शरीर मोटा होने लगता है। और ये मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक फैमिली को जानता हूँ जिसके 2 बेटे हैं, एक बहुत ही पतला और एक बहुत ही मोटा, दोनों एक ही खाना खाते हैं। ये है मेरा जवाब। अगर आपको आपके लिए पर्सनल केयर चाहिए 90 डेज का, क्या आपके प्रकृति के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से क्या बताया गया है, आपकी प्रकृति क्या है, कौन सा खाना आपको ज़्यादा सूट करेगा, तो आप पीसीपी पर्सनल केयर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप पीसीपी लिखिए कमेंट बॉक्स में, पर्सनल केयर प्रोग्राम पीसीपी। सागर जी का दूसरा सवाल है, सर चिकनगुनिया का तो पूछ लिया हूँ आपसे, और मॉम की बोन्स में पेन रहता है, तो प्लीज़ हेल्प करें, घुटने में पेन होता है। सागर जी 2 काम करनी है। एक तो डेफिनेटली उनके पेट को देखिएगा, पेट में गैस नहीं होनी चाहिए। क्या होती है जब गैस बनती है तो गैस शरीर में कहीं ना कहीं जमा होने लगता है, और जॉइंट्स जो है बहुत, क्योंकि उसमें स्पेस रहती है तो वहाँ पे गैस के जमा होने का जगह बन जाता है। और जब गैस वहाँ पे जमा होने लगती है, मतलब गलत वायु जो बाहर से निकलनी चाहिए अगर वो शरीर में जमा होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो आपको वो दर्द शुरू होगा, क्योंकि गैस वहाँ जमा होती है। तो पेट साफ करने के ऊपर अभी उनका भी ध्यान दीजिए। और घुटने के ऊपर पट्टी लगानी है, ठंडी पट्टी लगानी है, ठंडे पानी की पट्टी लगानी है 10-20 मिनट्स के लिए 2 बार। और नंबर 2, दिन में 2-3 बार गरम तेल से या ऑयल से, सरसों के तेल से घुटने की मालिश करनी है। धूप लेना है हर दिन 20-30 मिनट धूप लेनी है, और सही भोजन लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स हों। डीआईपी डाइट में अगर वो ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगले 6 महीने तक के लिए डीआईपी डाइट फॉलो कराइए, उनका घुटना की डिफॉर्मिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, और आगने वाले समय में भी अगर रिप्लेसमेंट वगैरह की भी नौबत है, वो सब चीज़ें बंद हो जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शरीर हमारा है, इसकी सेवा, इसकी रक्षा, इसका केयर हमें खुद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई डॉक्टर, कोई बीवी, कोई बच्चा, कोई नहीं आएगा। इसको ध्यान में रख के हमें खुद ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और अगर सीखना ज़रूरी है तो उसके लिए एक कम्युनिटी ज़रूरी है, और कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं MAD मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ कम्युनिटी। हम आपको लिंक भेजेंगे, ज्वाइन द कम्युनिटी। ऑल्सो एक बड़ा अनाउंसमेंट, अगले सैटरडे फिर से एक बार हम कर रहे हैं 90 मिनट का स्पेशल सेशन, 90 मिनट्स का स्पेशल सेशन कि हम बीमार कैसे ना हो, कौन हमें बीमार बनाता है, कौन हमें ठीक करता है, डीआईपी डाइट प्लान क्या है, वो क्या क्या तरीके हैं जिसको अपना करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये पूरी लर्निंग 90 मिनट के एक्सक्लूसिव सेशन में, और उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखनी है JOIN ज्वाइन। तो हम आपको लिंक भेजेंगे और आप ज्वाइन कीजिए 90 मिनट एक्सक्लूसिव सेशन। मंजुलता जी नमस्ते, जसवीर कौर जी नमस्ते। गुरुजी मेरे को टाइप 2 शुगर है, लीव्स खा रही हूँ बट कंट्रोल नहीं है। लीव्स की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए जसवीर जी, लीव्स की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। आपकी जितनी वेट है उतना ग्राम लीव्स लीजिए। और प्लेट 2, अगर आप डीआईपी डाइट ले रहे हैं तो प्लेट 2 को बंद कर दीजिए, 1 महीने के लिए बंद कर देनी है। प्लेट 1 को डबल कर देनी है। जितना खा रहे हैं क्वांटिटी, भूखे नहीं रहना है, शरीर को भूखा नहीं रखना है।
लेकिन कुक्ड फूड को बंद कर दीजिए, नॉन कुक्ड फूड को डबल कर दीजिए, पत्तों की क्वांटिटी 50-60 ग्राम्स तक लेके आइए और बीच बीच में एक एक दिन का, एक सप्ताह में 15 दिन में नारियल पानी की फास्टिंग शुरू कीजिए। आप ये 15 दिन के लिए कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और फिर भी अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रही है या आपको डिफ़िकल्टी लग रही है तो हमारी एक कम्युनिटी है, मेडिसिन एंड डिजीज़ फ्री लाइफ कम्युनिटी, और उसमें एक प्रोग्राम है पर्सनल केयर प्रोग्राम। तो आप पर्सनल केयर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। वहाँ पे मैं आपको लाइव मिलूँगा, लाइव बात करूँगा, आपके रिपोर्ट्स को देखूँगा और उसके बेसिस पे हम कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं PCP। और मैकडोनल्ड्स की चीज़ें नहीं खानी है तो मैकडोनल्ड्स को हटा दीजिए अपने बैकग्राउंड से। वो ठीक नहीं होने देगी ब्लड शुगर को। तो नरूला जी का, सॉरी, नीरू वालिया जी का प्रभाव आना शुरू हो गया है। 3 फिंगर एक्सरसाइज से उनको बर्फ आना शुरू हो गया। बर्फ मतलब गैस निकलनी शुरू हो गई और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, शरीर से गैस निकल गई तो दर्द निकल जाएगी। अचानक जो दर्द होती है वो सब सिर्फ और सिर्फ वो गैस का चक्कर है। गैस बॉडी में जितना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी गैस है, उससे ज़्यादा एनर्जी कोई भी नहीं। अगर वो सच्चाई में लग गई, अगर अच्छे कार्य में लग गई तो आपके अंदर ऊर्जा आएगा, आप हवाओं में उड़ेंगे। अगर वो दूषित हो गई तो आपको पेन, दर्द, सिर्फ और सिर्फ दर्द देगा। तो उसे निकालिए 3 उंगलियों से और बताइए दूसरों को भी, और ज्वाइन कीजिए PCP पर्सनल केयर प्रोग्राम और मैड फ्री लाइफ कम्युनिटी, MAD मैड कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज्वाइन कीजिए। MAD मैड, मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में मैड लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सो इफ़ यू हैव अनदर क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप सभी लोगों का, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत वंदन और नमन करता हूं मैं आपका फिर से। एक कोशिश हमें करनी है, एक संकल्प हमें करनी है कि इस जीवन को नेचुरल डेथ तक लेके जाना है। नेचुरल लाइफ जीकर ही नेचुरल डेथ तक पहुंची जा सकती है। मेडिसिन के सहारे अगर हम जिएंगे तो दवाओं के दुष्प्रभाव में ही मरेंगे, डिजीज़ के साथ ही मरेंगे। कोई भी आदमी दवाओं से ठीक करके अपने आप को डिजीज़ फ्री नहीं किया, और डिजीज़ फ्री ना होकर के विथ डिजीज़ मरना हमारे आत्मसम्मान के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है। इस जीवन का सबसे बड़ा दुख की बात है कि हम इस जीवन को दवाओं के सहारे, बीमारियों के साथ मृत्यु तक लेके गए। तो जैसा शरीर ऊपर वाले ने दिया उसी अवस्था में उसे रिटर्न करना, दवाओं से मुक्त होना और उसके बाद शरीर को छोड़ना, इस महाकला को सीखने के लिए हमें डेफिनेटली समय देनी चाहिए, हमें लर्निंग करनी चाहिए, और ताकि ये जीवन और भी ज़्यादा बेहतर बने, स्वस्थमय बने, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं MAD मैड सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम मिलेंगे कल इसी समय, पॉसिबली 8 o'clock, और बात करेंगे किसी और बीमारी के ऊपर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना, और उसी ऊपर वाले के साथ वही मेरी प्रार्थना। इसी भाव और विचार के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। वो मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।